नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बिहार सरकार के मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। मदन सहनी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। लाभ लश्कर के साथ सिरोहल्ली, जी हां, सिरोहल्ली गांव पहुंचे थे मंत्री। ज्योति से मिलने पहुंचे थे मंत्री मदन सहनी और इस दरमियान देखिए किस तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। तो मंत्री जी यहां तो पहुंचे थे ज्योति का, उनके परिवार का सम्मान करने, लेकिन इस दरमियान जो सोशल डिस्टेंसिंग का कायदा कानून है उसको तोड़ते यहां पर मंत्री जी नजर आए। तो तस्वीर आपको हम दरभंगा से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रही है ज्योति। ज्योति वही है जो गुड़गांव से दरभंगा साइकिल से पहुंची थी और तब से ये लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इन्हीं को सम्मानित करने मदन सहनी मंत्री जी पहुंचे थे। लेकिन इस दरमियान अच्छी खासी भीड़ भी यहां पर दिखाई दे रही होगी आपको। बड़ा सवाल कि क्या मंत्री जी कोरोना के संकट से वाकिफ नहीं है या टीवी पर आने का शौक ऐसा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर स्टे एट होम के तमाम जो रूल रेगुलेशन है, कोरोना बंदी है, उसको दरकिनार कर दिया, ताक पर रख दिया। प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मंत्री जी तो यहाँ पर ज्योति के सम्मान के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, ना कोरोना संकट का इनको डर दिख रहा है। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे प्रेमचंद्र जी? नहीं, इनके कथनी करनी में फर्क है। या कोई उस ज्योति के सम्मान के लिए थोड़ी गए थे, वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए गए थे पूरा लाव लश्कर के साथ। प्रचार प्रसार हो, लोग देखे कि बाद सरकार के प्रतिनिधि आए हैं। मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोगों की नीयत ठीक नहीं। हर चीज को भुनाने की जो इनकी प्रवृत्ति है वो इनको मूल समस्याओं से दूर भटकाता है। बिहार में लॉकडाउन वैसे ही फेल है। आम जनता के लिए लॉकडाउन के प्रावधानों पर उन्हें लाठी डंडे मारे जाते हैं। अकेले चलो, सड़क पर चलना मुश्किल है। अभी भी प्रवासी मजदूर श्रमिक कई पैदल और कठिनाइयों में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। क्वारंटीन केंद्रों में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो इन जो बेसिक सुविधाओं के ओर ध्यान न देकर पब्लिसिटी कैसे हो, लोग देखें कि सरकार की तरफ से आए हैं। अरे ज्योति को तो पूरे देश से मदद के हाथ बढ़ गए हैं, वो तो सुरक्षित घर पहुंच गई, उसका भविष्य ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको देखिए, रोजगार की बात नीतीश जी रोज कर रहे हैं। 15 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, आज तक डॉक्टरों और शिक्षकों की नियुक्ति तो कर ही नहीं पाए। जो हजारों शिक्षक के पद खाली हैं और हजारों डॉक्टरों के पद खाली हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। आप बिल्कुल, अब प्रेमचंद्र जी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इनको पता भी है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या नहीं? दूसरी बात, जनप्रतिनिधि हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ये करेंगे लोग उनको अनुसरण करेंगे, इनको लोग फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करेंगे आगे चलकर। तो ये किस तरह का मैसेज समाज को दे रहे हैं? देखिए, ये तो नीतीश जी को देखना होगा, वो उनके मंत्री किस तरह का आचरण और व्यवहार करते हैं। सत्ता में बैठे लोगों को विनम्र होना चाहिए और नियम कानून के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। अगर यही लॉकडाउन के प्रावधानों को तोड़ेंगे तो आम जनता को आप कैसे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो आपके अनुरूप काम करें? तो मैं समझता हूँ कि मंत्री एक सजावटी तौर पे बिहार सरकार में लोग बने हैं, उनकी कोई मंत्री के रूप में भूमिका है नहीं। काम तो अधिकारी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रेमचंद जी एक बात ये जरा बता दीजिए कि यहाँ पर जो भीड़ लगी है, चलिए यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैलता है तो मंत्री जी के पास तो सुविधाएं हैं, पैसा है, वो अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन आसपास जो गरीबों की भीड़ है उनका क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और ये सरकार को देखना पड़ेगा कि अगर सरकार के पक्ष के लोग जहाँ जाते हैं और भीड़ लगाते हैं तो कहीं न कहीं यह संक्रमण फैला रहे हैं। और सरकार की तरफ से देखिए, रोज शाम को जो इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, बयान जारी होता है, उसमें ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये श्रमिकों के चलते संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ी है, हमारे प्रवासी जो आए हैं उस वजह से बढ़ा है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमारे लोगों के द्वारा, सत्ता पक्ष के लोगों के गलत व्यवहार के चलते भी संक्रमण बढ़ रहा है। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि मंत्री मदन सहनी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं नजर आए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था और कैमरे पर दिखने की भूख ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम कायदों को धज्जियां उड़ाते यहां पर वो नजर आए और सिर्फ एक ही जुनून की कैसे भी ज्योति को सम्मान करके जो है टीवी पर चेहरा चमका लिया जाए। तो कुछ सवाल भी इस दरमियान उठ रहे हैं। क्या मंत्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मायने नहीं रखता? क्या मदन सहनी कोरोना के खतरे से बेखबर हैं? मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में मजमा आखिर क्यों लगाया?
तो नेताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मायने क्या कुछ है, मायने रखता है या नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, इसके महत्व को समझते हैं या नहीं? क्या मदन सहनी कोरोना के खतरे से बेखबर हैं? तो न्यूज 18 सवाल यहां पर उठा रहा है, वो देखिए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, मंत्री जी के लिए नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, क्या मदन सहनी कोरोना के खतरे से बेखबर हैं? तो नेता है, क्या उनको कोरोना के खतरे की जानकारी नहीं? दूसरा सवाल कि मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आखिर ये मजमा क्यों लगाया? क्या टीवी पर चेहरा चमकाने का इतना शौक कि वो जान से खेलने को तैयार हो गए, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली? बढ़ते आगे, गोपालगंज में विधायक के करीबी की हत्या की खबर आ रही है। बड़ी खबर है ये गोपालगंज से, जहां विधायक के करीबी की हत्या हुई है। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी की हत्या की गई है। मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या हुई है। हथुआ के रेपुरा में सरेआम मारी गई है गोली। विधायक पप्पू पांडे का करीबी था मुन्ना तिवारी। गोपालगंज में कल हुई थी 3 लोगों की हत्या। आरजेडी नेता के रिश्तेदार की हत्या हुई थी। विधायक पप्पू पांडे पर आरोप लग रहे थे और उसके बाद ये खबर आ रही है गोपालगंज से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि विधायक के करीबी की हत्या की गई है। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, चल क्या रहा है? अगर इससे पहले हम बात करें तो 3 लोगों की हत्या और आज विधायक के करीबी की हत्या, क्या कुछ कहेंगे? पुलिस क्या कर रही है? देखिए सुकन्या, मैं बता दूं कि गोपालगंज में हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है और कल परसों जो हत्या हुई थी, 3 लोगों की जो हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद ये रिवेंज माना जा रहा है। और इसी में आज मुन्ना तिवारी हैं, ये सतीश पांडे हैं, पप्पू पांडे के भाई, एक करीबी बताया जाता है, ये ठेकेदार थे ये, और ये घर के पास बैठे हुए थे, तभी 4 की संख्या में अपराधी आते हैं और इन्हें दौड़ा कर इनको फायरिंग की जाती है और नजदीक से गोली मारी जाती है, जिससे इनके मौके पर ही मौत हो गई। मैं बताऊं कि अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज में लाया गया है और यहाँ पर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। और इस मामले में मैंने गोपालगंज के एसपी मनोज कुमार तिवारी से मैंने बात करके लगातार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो इस तरह से सुकन्या, जो गोपालगंज में लगातार देखा जाए तो पिछले 2 सप्ताह के अंदर यहाँ पर करीब आधा दर्जन हत्याएं हुई हैं और इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक सिर्फ तफ्तीश ही कर रही है। सुकन्या, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच मुकेश, ये लग रहा है कि अपराधी बेखौफ है। उन्हें पता है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर या फिर रिवेंज हत्या को लेकर लगातार वो वारदातों को अंजाम देंगे। पुलिस के हाथ उनके गिरबान तक नहीं पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर पुलिस केवल तफ्तीश की बात कर रही है। और मैं बताऊं आपको कि जो परसों दिन जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो पप्पू पांडे विधायक थे उनको भी नामजद किया गया था। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज जो हत्या हुई है, इस हत्या में भी जो है जो शार्प शूटर है उनका बात माना जा रहा है कि चूंकि शार्प शूटरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो गोली है वो नजदीक से मारी गई है। तो इस तरह से गोपालगंज पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर ऐसी जो हत्याएं हो रही है, ये प्रोफेशनल टाइप के जो तरीके से हत्याएं हो रही है, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? और इसके अलावा विधायक पप्पू पांडे जिन पर आरोप लग रहे हैं, उन पर कार्रवाई की कोई खबर? अभी तक इस मामले में विधायक पप्पू पांडे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस अभी तक जो है विधायक के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। और मैं बताऊं कि इस मामले में लगातार एसपी से मेरी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन सिर्फ 2 जो गिरफ्तारी हुई है, सतीश पांडे की और मुकेश पांडे की, तो ये केवल दबाव जो है वो कम करने के लिए ये जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक जो नामजद है विधायक, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुकन्या, मुकेश, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो आखिर अपराधी को खौफ कैसे होगा कानून का? कानून का इकबाल गोपालगंज में खत्म होता चला जाएगा और वर्चस्व की लड़ाई की अभी तो शुरुआत है। आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं, फिर क्या स्थिति होगी? जाहिर तौर पर सुकन्या, मैं बताऊं कि आज से कुछ दिन पहले शंभू मिश्रा की हत्या हुई थी, जो हथुआ मंडल में ही हुआ था और उस मामले में भी कई लोगों का नामजद किया गया था। अभी पुलिस वो तफ्तीश पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर परसों दिन जेपी यादव के परिजनों की हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर आज जो हत्या हुई है। तो ये लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, इस मामले में जो लोग नामजद बनाए जा रहे हैं, पुलिस उनकी भी तफ्तीश नहीं कर पा रही है और जो अपराधी है, जो शार्प शूटर हैं, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। तो ये जाहिर तौर पर गोपालगंज पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के पुलिस के जो रवैया है, वो नहीं लगता कि पुलिस अपराध पर नियंत्रण कर पाएगी। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इधर गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में अब कानून का राज है और किसी को संरक्षण नहीं मिलता। कुमार जी बचा रहे अपराधियों को और ये जंगल राज कहने वाले आज देख ले कहां बिहार है। पूरी तरीके से राक्षस राज आ चुका है बिहार में। लॉकडाउन के नाम पे जो है घिनौना अपराध किया जा रहा है बिहार में और हमारे सरकार जो है, बिहार के मुख्यमंत्री जो है, मुंह पे चुप्पी एकदम साधे हुए हैं
और इनके इशारे पे जो मुख्य आरोपी है इनका खुद का विधायक, उनको ये बचाने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि विधायक की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो। अगर अरेस्टिंग नहीं होगा, 2 दिनों का हम समय देते हैं, 2 दिनों के अंदर अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो हम खुद पटना से आंदोलन शुरू करेंगे और सीधे गोपालगंज तक जाने का काम करेंगे। आप चिंता न करें तेजस्वी जी, आपके ट्वीट का इंतजार पुलिस महकमा नहीं करती। पुलिस महकमा और प्रशासन अपना काम कर रही है और लगातार काम कर रही है और न्याय संगत तरीके से काम को अंजाम भी दे रही है। ये वो दौर नहीं जिस दौर को जंगल राज कहा जाता था। आपके पॉलिटिकल साथी अपराध करके टी पार्टी किया करते थे और कई दफे ये देखा गया कि उस समय किडनैप की गए लोगों की गाड़ियां उस समय के मुख्यमंत्री आवास, जो किनके द्वारा संचालित होता था ये बखूबी आप जानते हैं, उनके आवास पे मिला करती थी। कैमूर में जमीन विवाद में कॉलेज की एक छात्रा का हथियार लहराते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के पास से 2 हथियार जब्त किया गया। इसमें एक कट्टा और एक राइफल शामिल है। मामला मोहनिया थाना क्षेत्र के डंडवास गांव का है और वायरल हुआ ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो विवाद पाटीदार की ओर से मिट्टी की अवैध खुदाई से जुड़ा है। विवाद बढ़ने पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में कुछ लोग जख्मी भी हुए। घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। आरोपी बीएचयू में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है, जिसका आरोप है कि कुछ लोग उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते हैं। वहाँ की है जो महिला है और वहाँ आपस में 2 पट्टीदार में जमीन मिट्टी काटने को लेकर विवाद हुआ था। उसी में ये वीडियो लहराया गया था और दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज किए गए थे। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा छापामारी की गई और उस महिला का सत्यापन करके गिरफ्तार किया गया। जमीनी विवाद के लिए हुआ था, पहले भी इसके लिए हो चुका है। कोर्ट से जमीन मेरे फैमिली के नाम से ही है। मेरे दादाजी जब थे उन्होंने खरीदा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ज़बरदस्ती मेरे पास है तो मेरे लिए खेत में यहाँ ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए। कई बार झगड़ा चुका, कई बार समझौता करने के बावजूद भी बार बार इस तरह से ज़बरदस्ती लोग उधर उस साइड के लोग। अब सवाल उठता है कि क्या कानून से इकबाल खत्म हो गया है? छात्रा ने खुद कानून को हाथ में क्यों लिया? तो न्यूज़ 18 कुछ सवाल उठा रहा है, उस पर जरा गौर करिए। क्या छात्रा को कानून पर भरोसा नहीं, इसलिए खुद ही हाथ में जो है हथियार लहराते हुए वो अपने जमीन की रक्षा कर रही है? छात्रा ने खुद कानून को हाथ में क्यों लिया? छात्रा के पास बंदूक कहां से आई? सबसे अहम सवाल, क्या बंदूक को लाइसेंस, जी हां, बंदूक का लाइसेंस क्या छात्रा के पास है? 2 बंदूक घर में आखिर क्या कर रहे थे? तो सवाल कई हैं। छात्रा बंदूक लहरा रही है और उसके बाद न्यूज़ 18 कुछ सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल कि एक घर में 2 बंदूक आखिर क्या कर रहे थे? गैर लाइसेंसी बंदूक थे तो पुलिस को भनक क्यों नहीं? और इन सब के बीच दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन उनकी शिकायत है कि उनकी ना तो सही तरीके से जांच की जा रही है और ना ही दूसरी सुविधाएं मिल रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी में प्रवासी मजदूरों को खास करके और लोगों को जो क्वारंटीन सेंटर तक लाने की कवायद है, पूरी तरह फेल दिखाई पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में जो कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उन्हें खाने की व्यवस्था दी जाएगी, पूरी व्यवस्था मुजफ्फरपुर में ध्वस्त नज़र आ रही है और लोगों में आक्रोश है जो कई दिनों तक के सफ़र के बाद, जद्दोजहद के बाद अपने गंतव्य तक आने के लिए लालायित थे। वो उन्हें जब ये बिहार की धरती पे आना पड़ा है तो अब ये लोग सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं। हम लोगों से ही बात करते हैं। आप लोगों की यहाँ टेस्टिंग हुई, स्क्रीनिंग हुआ? नहीं सर, कोई टेस्टिंग नहीं यहाँ हुआ है, ना कुछ खाने के लिए मिला है। घर जाएंगे वो गाड़ी भी तक नहीं मिला है, कोई व्यवस्था नहीं मिला। हम लोग झारखंड से, हम लोग आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, हमें झारखंड के लिए लाया गया। 181 आदमी को यहाँ पे उतार दिया गया और हम लोगों से कुछ भी नहीं हुआ सर। आंध्र प्रदेश में हुआ सर। हम लोग का बोला गया कि विशाखापट्टनम से हटिया छोड़ेगा सर, वो हटिया नहीं छोड़ा, सीधे उन लोग लेके आसनसोल चला गया सर। जांच हुआ है, पूरा जांच हुआ है सर, वहाँ पे, यहाँ पे नहीं हुआ है सर। फिर हम लोग का बोला कि हम लोग हम हरियाणा से आ रहे हैं। ट्रेन में इधर रात में नहीं मिला, और दिन में मिला था। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ चूड़ा मिला है, चूड़ा हाँ, बस पानी। यहाँ नहीं, स्क्रीन नहीं हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ सर। हम लोग कल 10 बजे खाना खाए हैं, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर। विशाखापट्टनम से आया अभी ना गाड़ी मिला है, ना कोई जांच हुआ है। हम लोग अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। हम लोग गुजरात से आ रहे हैं।
सुपौल जिला प्रवासी थे, उनको ये कहा गया था कि उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन लोगों में आक्रोश है। हम अधिकांश लोगों का रिएक्शन तक नहीं ले पा रहे हैं। लोगों में व्यवस्था को लेकर पूरी नाराजगी है। लोग अपने प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बसें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यदि बसें मिल भी रही है, उन्हें ओवर क्राउड का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार पूरी तरह कोरोना से लड़ने की जितनी भी कवायद थी वो अब कागजों तक सीमित है और लोग व्यवस्था को कोस रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के तहत पटना के खेतान मार्केट में दुकानें खुली है। मार्केट के अंदर जाने से पहले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के पहुंच रहे हैं उन्हें मास्क भी मुहैया कराया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पटना जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जो है आज पहली बार खेतान सुपर मार्केट जो है वो ओपन हुआ है। पूरे कोरोना त्रासदी के दौरान जो है ये मार्केट बंद था, लेकिन जिला प्रशासन के दिशा निर्देश मिला और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ये मार्केट आज से ओपन हुआ है। और अब यहाँ पे जो है पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। जो भी दुकानदार आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, सबका थर्मल स्कैनिंग से जो है पहले स्कैनिंग किया जा रहा है और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं हमारा भी यहाँ पे स्कैनिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति है। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद अनुमति है किसी को अंदर जाने की। तो ये दुकान जो है वो एक दुकान बीच करके यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन हुआ है। तो ये एक सुखद तस्वीर जो है वो खेतान मार्केट से आई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक अंतराल के बाद अपनी दुकानों को आज खोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो ग्राहक हैं वो भले ही अभी बहुत अधिक नहीं आए हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को खोलने का काम शुरू कर चुके हैं। एक एक करके जो दुकानदार हैं वो यहाँ पे अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है इन दुकानदारों के लिए तो सुखद है ही, साथ ही साथ जो आम लोग हैं जिन्हें ज़रूरत थी, कपड़े की खरीदारी करना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बंद थी वो नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खेतान मार्केट में ऑड इवन के तहत दुकानें खुली है और इसके लिए दुकानों के सामने मार्किंग की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक ही दुकानें खोली जा रही है। जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑड इवन के तहत दुकान खोलने को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अक्षरशः अनुपालन जो है वो खेतान मार्केट में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दुकान जो है वो खुली है और ये ऑरेंज जो है मार्क दिया हुआ है वही दुकान आज खुली है। इधर ग्रीन रंग के जो मार्का है इस तरफ ये दुकानें, तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है। तो ये यहाँ पे ऑड इवन के तहत जो है दुकानें खुल रही हैं। आज जो है काफ़ी दिनों के बाद दुकानें खुली हैं, तो कहीं ना कहीं दुकानदार जो हैं वो भी राहत महसूस कर रहे हैं और जो ग्राहक हैं उनके लिए भी एक बेहतर खबर है, सुखद खबर है कि कोरोना त्रासदी के दौरान जो है दुकानें बंद थी, कपड़े की जरूरत होने के बावजूद लोग कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। तो हमारे साथ मौजूद हैं खेतान मार्केट के महासचिव हैं यहाँ पे, तो इनसे जान लेते हैं। रंजीत जी, ये बताइएगा कि आज काफ़ी दिनों के बाद दुकान खुल रही है, किस तरह के एहतियाती आप लोग बरत रहे हैं? जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, मैंने भी देखा कि यहाँ पे मार्का आपने दिया है, तो इसका कितना अच्छा अनुपालन हो रहा है? हमारे मार्केट के सभी दुकानदार बहुत अच्छे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हमने उसके 2 दिन पहले से कार्य रूप रेखा पूरा तैयार कर लिया था और सभी दुकान के आगे ऑरेंज रंग और ग्रीन रंग जो कि आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज रंग जो है वो मंगलवार और गुरुवार और शनिवार का खोलने का उनको इजाजत है और ग्रीन रंग वाले जिनको हैं उनको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की इजाजत है। और उसी हिसाब से सभी लोग जो है साक्षरता है, जितना भी आदेश है जिला प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसका अनुपालन कर रहे हैं। जो ग्राहक आएंगे उनको किस तरह से आप ये करेंगे, जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि प्रवेश द्वार पे जो है सैनिटाइजेशन जो है स्क्रीनिंग, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, हाथों को ग्लव्स भी जो है नहीं पहन के आ रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। जो नहीं पहनने को राजी उनके खिलाफ नहीं, जो अगर ग्लव्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मास्क उसको भी पहनने के लिए कुछ ऐसे हैं, बहुत ऐसे तो नहीं है, कुछ ऐसे थे जिनको भी हमने गेट से बाहर कर दिया है। ये शख्स जो है हाथ में थर्मल स्कैनर भी रखे हैं, उसके अलावा सैनिटाइजर जो है वो हाथ में रखे हुए हैं, मास्क भी इन्होंने पहन रखा है। दुकानदार जो है ये इनसे भी हम जान लेते हैं। ये बताइए कि आपकी दुकान में जो कस्टमर आएंगे उनको कौन सी चीजें जो है जिसका अनुपालन करना होगा, किन किन बातों का? सर्वप्रथम उन्हें मास्क लगा के एंट्री मिलेगी, सैनिटाइज होगा और थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक होगा।
उसके बाद ही दुकान के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होगी। बिल्कुल, बिना मास्क, बिना थर्मल स्कैनर के जो है कोई भी दुकान में एंट्री नहीं होगी, इस मार्केट में एंट्री नहीं होगी। और ये एक अच्छी पहल है और जो जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन भी यहाँ पे 100% होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी है और कई संस्थाएं उनकी मदद कर रही है। गया में डोभी नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को NHAI की तरफ से खाना दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मगध विश्वविद्यालय थाना के पास प्रवासी मजदूर विश्राम स्थल बनाया गया है और जो इस NH रोड से जो गुजर रहे हैं मजदूर पैदल या अन्य गरीब, उनके लिए भोजन के पैकेट का इंतजाम किया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो ट्रक और दूसरे वाहनों की सहायता से भी आ रहे हैं। वो कई जगह जो जिला प्रशासन है उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जा रही है, लेकिन जो पैदल आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ते में बीच में भोजन की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसी के द्वारा। कोशिश हो रही है कि जो भी मजदूर हैं उन्हें हर संभव सहायता दी जाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। रामकृपाल यादव लंबे समय तक नगर निगम से जुड़े रहे हैं और सांसद बनने से पहले वे वार्ड कमिश्नर और पटना के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाना जरूरी है। सम्मान जैसा भी हो अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, जो इस कोविड-19 में लगातार काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उनका यदि सम्मान होता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव हैं। ये तमाम सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो सफाई कर्मी हैं इनको डिस्टेंस पर खड़ा कर दिया गया है और इनका जो सम्मान होगा वो रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। जी शुरू से जो है हमनी को जो है मान सम्मान देते आ रहे हैं और देते रहते हैं। कोविड-19 में लगातार सफाई कर्मी योद्धा के रूप में सामने आए हैं, तो उनका सम्मान करना इन्होंने समझा कि बेहतर होगा और वो सम्मान कर रहे हैं। कंसन राजू के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़